हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के डिज़ायर आइज के यूट्यूब चैनल पे। एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। दिस इंडिपेंडेंस डे ऑलवेज गिव्स अ मैसेज कि अगर आप अपने गोल पे लगे रहेंगे तो आपको वो गोल मिल जाएगा। गोल कैसा गोल? जैसा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स के पास गोल था कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हटाना है, और उसके बाद जब उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया, सो वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए अगर आप अपने गोल पे लगे रहेंगे तो आप भी अपना जो सेलिब्रेशन है, अपने गोल का जो सेलिब्रेशन है, वो थ्रू आउट लाइफ वो एंजॉय कर सकते हैं। चलिए द हिंदू में स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही। एंड इंडिया हेल्स यूएई इजराइल पैक्ट रिट्रेस पैलेस्टीनियन कॉज। ईरान टर्की लैश आउट एट यूएई ओवर इजराइल डील। एंड टर्की हेड्स आउट फ्रांस ओवर सी स्टैंड ऑफ। इंडिया ने जो यूएई और इसराइल का जो पैक्ट है उसको जो है सपोर्ट कर रहा है इंडिया। एंड इसमें ये है कि एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कॉल्ड द अब्राहम अकॉर्ड साइन अलोंग विद यूएस, जिसमें कि यूएई और इसराइल भी पार्ट हैं। और इसमें ये डिसाइड हुआ है कि इसराइल अपना जो पैलेस्टीनिया को जो उसने बहुत सारा पार्ट वो एक्वायर करना चाहता था वेस्ट बैंक के आसपास, तो वो क्या है कि अब वो एनेक्सेशन का प्लान वो लीव कर देगा। ओके, सो इंडिया हैज़ ऑलवेज हमेशा सपोर्ट करा है कि वहाँ पे एक पीस बनी रहे, वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी आए एज वेल एज जो डेवलपमेंट चीज़ आए। इसके बाद ईरान टर्की लैश आउट एट यूएई ओवर इसराइल डील। इनका बोलना है ईरान और टर्की एज वेल एज पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ का कि अब इसराइल ने प्लान तो सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, एनेक्सेशन का वेस्ट बैंक वगैरह का, बट इसका मतलब ये नहीं है। अब क्या है कि अब वो पूरे वेस्ट बैंक जो एरिया है वहाँ पे पूरी अपनी अथॉरिटी जो है वो बना सकता है। ओके, और जो वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन की जो कह सकते हैं जो बहुत सारा एरियाज़ हैं जहाँ पे जेरूसलम वाले लोग रह रहे हैं। ओके, तो उनको जो है कहीं पे जो इस लोग रह रहे हैं तो उनको कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम आएगा कि वो अपनी अथॉरिटी नहीं मेंटेन कर पाएँगे, बिकॉज़ अभी इज़राइल ने बोला है कि हम नहीं एनेक्स कर रहे हैं, बट इसका अदर सेंस में देखा जाए जो पैलेस्टीनियंस सोच रहे हैं कि अब वो कुछ एरिया नहीं बल्कि वो पूरा ही पैलेस्टीनियन जो है अथॉरिटीज़ जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे उनकी कॉलोनीज़ वगैरह बनी हुई हैं, जहाँ पे उनका मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रह रहा है, वो वहाँ पे पूरे उसमें ये कंट्रोल बनाना चाहते हैं। इनका पूरा प्लान ये है। तो इस तरीके का जो है एक्यूजेशंस आ रहे हैं। एंड जो ईरान एंड टर्की है, दे उन्होंने जो है यूएई का ये जो हुआ है पहले पैक्ट हुआ है यूएई और इसराइल का, इसको जो है फेवर नहीं करा है। एंड यूएई जो है फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट है जो जिसने कि इसराइल के साथ ये पैक्ट करा है, एज वेल एज ये थर्ड अरब कंट्री है। पहले इजिप्ट और जॉर्डन हैं, इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो अब क्या है कि देखो ओमान ओमान ने भी जो कि एक गल्फ कंट्री है जो इसने सपोर्ट करा है ये जो नया पैक्ट हुआ है, एज वेल एज जर्मनी ने भी सपोर्ट किया है। सो इसराइल इस गेट जो यूएई है, यूएई को सपोर्ट यूएस का मिल रहा है, इंडिया का मिल रहा है, ओमान हो गया, फिर जर्मनी हो गया। तो ये सारे जो है कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, बट ईरान एंड टर्की ये दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस सपोर्ट। ओके, ज़्यादातर बेसिकली इसमें शिया और सुन्नी जो है कॉन्सेप्ट, इस पे लड़ाई चल रही है। ओके, अब आते हैं हम अदर टॉपिक पे। टर्की हिट्स आउट एट फ्रांस ओवर सी स्टैंड ऑफ। तो अभी फ्रांस ने जो है मेडिटेरियन सी पे जो है थोड़ा सा इंटरफेरेंस शुरू कर दिया है, एंड टर्की डिडंट लाइक इट। एंड देखो सर्च किस चीज़ का है, ऑयल और गैस जो है इन द डिस्प्यूटेड वाटर वहाँ पर मिल रहा है। ओके, एंड जो कि साइप्रस से थोड़ा सा ही दूर है। साइप्रस एक छोटा सा कंट्री है मेडिटेरियन सी में, आपने अगर देखा होगा, देख भी लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। तो अभी क्या है कि एनर्जी रिच है मेडिटेरियन सी, तो इस पे एक थोड़ा सा टसल सा चल रहा है, जैसे हो गया टर्की, फ्रांस और ग्रीस वगैरह में। क्या है, टर्कीज डिसीजन टू सेंड अ सीस्मिक वेसल भेजा है टर्की ने, जिसमें कि स्मॉल नेवी फ्लीट भी है। अब इसको जब ऐसा भेजा तो ग्रीस केम आउट सपोर्ट
ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के सपोर्ट में ग्रीस आ गया। सो अब क्या हुआ कि अब डिसीजन जो दोनों के उसमें रिलेशनशिप था वो और टेंस्ड हो गया फ्रांस और टर्की के बीच में। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन हमें मेडिटेरियन सी में इस टाइम देखने को मिल रही है। अब आते हैं हम एडिटोरियल पेज पे, एंड गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद हम करेंगे तो पहले हम ये कर लेते हैं गैप्स इन द कास्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखो फॉरेन पॉलिसी जो है ये बहुत ही सोच समझ के बनाई जाती है। तो इसका एक 3 तरीके के आउटलुक होते हैं। ओके, एक होता है 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। एक तो है रियल सिचुएशन, जो ये रियल सिचुएशन होती है कि इंडिया का रिलेशनशिप विद यूएस कैसे है, इंडिया का रिलेशनशिप विद रशिया कैसे रखना है, या फिर इंडिया का रिलेशनशिप विद चाइना कैसे रखना है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कि एक रियल टाइप ऑफ सिचुएशन होती है, जो कि हमारे जो हाई ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जो कि कोर बॉडीज़ में होते हैं, उनको ये सिचुएशन के बारे में पता होता है कि कैसा होने वाला है। ओके, 2 कंट्रीज़ के बीच में, या फिर कैसा हम फॉरेन पॉलिसी अब लेके चलने वाले हैं। दूसरा वर्जन आता है कि थोड़ा सा जो है स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो एक डिफरेंट टाइप का व्यूज़ देते हैं। थोड़ा सा मीन्स जो रियल सिचुएशन है उसको थोड़ा सा हाइड करते हुए एक सिचुएशन देते हैं, स्पोक पर्सन एक ने वो सिचुएशन दे दी। एक थर्ड का टाइप का होता है जिसमें कि रोज़ी पिक्चर होती है, मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है रिफ्लेक्ट करती है अपने आप को, जिससे कि जो है जो लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए वो जो है एक कह सकते हैं एक अच्छी रोज़ी पिक्चर प्रेजेंट होकर आए। ठीक है, अब देखो जैसे कि चाइना का अभी इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चली पेंडेमिक टाइम में। क्या था, चाइना का एलएसी इशू चल गया, फिर नेपाल ने अपना मैप रिलीज़ कर दिया। ओके, ईरान ज्वाइनिंग अ वर्चुअल अलायंस विद चाइना, जैसे ईरान और यूएस में डील हो गया। ठीक है, फिर रशिया चाइना के क्लोज जा रहा है, पाकिस्तान शूटिंग अक्रॉस द एलओसी वगैरह में शूट कर रहा है। तो इस तरीके की जो है क्राइसिस आ रही हैं। ओके, बट इसको जो है डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना हमारे पब्लिक को, ये भी एक कह सकते हैं एक आर्ट है। एक रोज़ी पिक्चर दिखाना टू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द जो भी वोटर्स हैं, तो ये एक आर्ट होती है, एक स्किल होती है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी इसको बोलना ये चीज़ नहीं है। फॉरेन पॉलिसी जो बेसिकली होती है वो जो ब्यूरोक्रेट्स और जो गवर्नमेंट बॉडी में बहुत ही कोर मेंबर्स होते हैं उनको ही वो उस बारे में पता होता है, और ये बहुत ही कम ओपनली बोला जाता है कि हमारा अभी टाइज दूसरे कंट्री के साथ इस तरीके से है। ओके, एंड फेरी टेल्स आर क्रिएटेड बाय द ऑफिशियल्स एंड फ्रेंडली प्रेस जो होते हैं, कमेंटर्स होते हैं, तो इस तरीके से वो फेरी टेल्स जो है प्रेजेंट करते हैं। डीलिंग विद चाइना, अभी मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ, जब चाइना के साथ वॉर वगैरह हुआ तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करा गया, इसको थोड़ा सा देखा जाए। ओके, देखो जैसे कि जब चाइना के साथ हुआ तो इसको एक कहा गया कि बहुत ही हिमालयन ब्लंडर है बाय इट्स मिलिट्री एडवेंचर ऑन द बॉर्डर, कि चाइना जो है हमारे साथ लड़ रहा है। बिकॉज ये प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई मीडिया वगैरह से कि वी आर मोर पावरफुल और हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज वी हैव, हम लोग के यहाँ इतने बच्चे होते हैं, इस तरीके बहुत सारे आर्गूमेंट्स दिए गए। और वो लोग सिंगल चाइल्ड होते हैं एंड दे विल नॉट बी एबल टू फाइट। तो इस तरीके की रोज़ी पिक्चर्स जो है दिखाई गई थी। ओके, बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसा रन कर रहे थे। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर। और जो है अभी इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट हुआ भी नहीं था, उसके पहले ही बोल दिया कि हाँ डिसएंगेजमेंट हो गया एंड चाइना हैज़ लॉस्ट द बैटल। तो इस तरीके से जो है कास्ट करा जाता है, इस तरीके से रोज़ी पिक्चर दिखाई जाती है। अब रशियन टाइज देखते हैं। 1962 में क्या हुआ था, सोवियत यूनियन ने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट लेने के लिए। उन्होंने कहा कि एक दोस्त है तो दूसरा उनके लिए भाई की तरह है, तो इसलिए वो पार्ट नहीं ले सकते। और अगर एक्सपीरियंस देखा जाए कि वी हैव टेकन सपोर्ट ऑफ रशिया फॉर ग्रांटेड दिस टाइम। ओके, इस टाइम जो है क्योंकि बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने सोची और व्लादिवोस्टॉक में विजिट भी करा था, इसलिए हम लोगों ने
ले लिया, जो कि RIC भी हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, एक मीट हुई थी जिससे कि जो है इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप पे बात चली थी रशिया के साथ। और रशिया, ये बोला जा रहा था कि रशिया जो है एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है चाइना के ऊपर। सो रशिया का क्वासी अलायंस विद चाइना इज़ अ रियलिटी, वाइल हमारा परसेप्शन ऑफ रशिया हैज़ द वेल ऑफ फेयरी टेल्स, कि हम रशिया हमेशा हमारा ही हेल्प करेगा, ये इस तरीके से एक कह सकते हैं फेयरी टेल की तरह ही है। ओके, एंड इसके बाद आते हैं यूएनएससी हाई टेबल और एनएसजी। अभी देखो यूएनएससी का बहुत इशू चल रहा था कि जो है परमानेंट मेंबर इंडिया को मिल सकता है, और इंडिया ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो वी हैव कैंपेन फॉर अ रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सिंस 1979 से हम लोगों ने कैंपेन करा है, एंड दैट हैज़ रियली नो प्रोग्रेस। अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलती। हमेशा इलेक्शन टाइम के जब हमारे यहाँ इलेक्शन टाइम का आता है इशू, तब ज़्यादातर ये यूएनएससी में परमानेंट मेंबर मिल सकता है, इंडिया को सीट मिल सकती है, इस तरीके की जो है हमेशा चीज़ें आती हैं। एंड देखा जाए तो यूएनएससी में कोई बदलाव ही नहीं आया है। वीटो का तो आप छोड़ दो, हाँ बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर कि और भी मेंबर कंट्रीज होना चाहिए जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिले, लेकिन किसी कंट्री को वीटो पावर मिल जाए, सब ये फेवर में कि वीटो हट तो जाए पर एक कोई और कंट्री ऐड ना हो जाए वीटो पावर के लिए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, यूएस से मिली थी, जब यूएस चाह रहा था कि इंडिया जो है एक परमानेंट सीट में आ जाए, बट उस समय इंडिया ने जो है जब एट द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने चाहा था कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे एंड विल सपोर्ट चाइना। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। ओके, तो अब जो है ऐसा होना, एक परमानेंट सीट होना, ये एक कह सकते हैं जस्ट लाइक अ फेरी टेल। ओके, अब आते हैं एनएसजी वाला इशू आता है। तो मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर ग्रुप जो हैं, ये इन्होंने बनाया था, एंड इंडिया ज्वाइनिंग द एनएसजी इज लाइक रशिया ज्वाइनिंग नाटो की तरह है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि इतना भी वो नहीं है कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेगा। एवरी मेंबर ऑफ द एनएसजी इज अ सिग्नेटरी टू एनपीटी है। ओके, एवरीवन नोज कि एनएसजी में जो आ जा रहे हैं वो एनपीटी में है, पर इंडिया ने तो ऐसा कुछ साइन ही नहीं करा है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट कुछ और होती है बट होती कुछ और है। ठीक है, इसीलिए जो है एक वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर हम लोगों को एक स्वे अवे नहीं होना चाहिए, या फिर हम कोई मीडिया में न्यूज़ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो हमें उस तरीके से ही थिंकिंग अपनी नहीं बनानी चाहिए। हमें बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि एक देखो किस तरीके 3 लेवल्स के अप्रोच होते हैं फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ओके, तो इस तरह की जब होगा तो हम हमारी एक खुद की थिंकिंग भी डेवलप्ड होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी नीड्स एन इंटरनेट ऑम्बड्समैन। सो अगर प्राइवेसी फ्रंट पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड डिक्लेयर प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एंड द गवर्नमेंट इंसिस्टेड ऑन एफिडेविट इन द टॉप कोर्ट दैट इंफॉर्मेशन प्राइवेसी या डेटा प्राइवेसी जो है ये चीज़ फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट हमेशा ये चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रहा है। जैसे कि आता है आधार एक्ट के बारे में देखें, सो इसमें प्राइवेसी तो कहीं रहती ही नहीं है। ओके, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट सेटअप बाय द सुप्रीम कोर्ट की ये पूरा प्राइवेसी का नोशन ही डायल्यूट कर देता है आधार कार्ड। आरोग्य सेतु ऐप आता है, तो आरोग्य सेतु में भी प्राइवेसी कंसर्न्स देखने को मिले। ओके, सो क्लियर इम्प्रेशन ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादातर इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, कंट्रोलिंग देन प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा। ओके, इस चीज़ में गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इन नेशनल पॉलिसी एंड ऑन डेटा प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल इज स्टिल अ नॉन स्टार्टर। कोई ऐसा अभी नेशनल पॉलिसी नहीं आई है। सो पीपल जो है ज़्यादातर लोग जो है सफ़र होते रहते हैं। इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी वॉच डॉग है सर्टिन, ओके, इसने रिपोर्ट करा था कि फेसबुक से बहुत ज़्यादा डेटा चोरी हुए, ट्विटर से चोरी हुए, यूज़ मैलिशियस थर्ड पार्टी ऐप। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है डेटा जो है हमारा जो
प्राइवेसी वाला डेटा है वो कहीं ना कहीं जो है बाय थर्ड पार्टी यूज़ हो जाता है। अब देखा जाए तो 1.3 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स डिटेल फ्रॉम द इंडियन बैंक्स एंड 6.8 मिलियन यूजर्स फ्रॉम इंडियन हेल्थ केयर वेबसाइट वर स्टोलन। इस तरीके से ऐसा हो रहा है, हमारे प्राइवेसी के साथ खेला जा रहा है। ओके, सो प्राइवेट फर्म्स एंड इलेक्शन, जो प्राइवेट डेटा एनालिटिकल कंपनीज हैं, हैव इमर्ज टू एक्सप्लॉइट द इलेक्टोरल प्रोसेस विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमाइजिंग पॉलिटिकल मैसेजिंग। आपने देखा होगा ज़्यादातर जैसे फेसबुक वगैरह में या फिर ट्विटर वगैरह में बहुत सारे ऐसे हैंडल्स चलते हैं जहाँ पे कोई भी एक न्यूज़ आई तो उसके अगेंस्ट में जो है लोग अपना जो है कमेंट्स वगैरह करने लगते हैं। कोई बीजेपी के फेवर में है तो कोई कांग्रेस के फेवर में है। तो इनके ये जो है एक आईटी सेल्स होते हैं। ये आईटी सेल्स क्या करते हैं कि जैसे जो बीजेपी अपने आईटी सेल्स ले लेता है, ओके, और फिर जो है ये आईटी सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं कि वो कमेंट करते हैं एज एन इंडिविजुअल बनकर। ओके, ये इंडिविजुअल बन के जो है कमेंट करना शुरू कर देंगे और बैक टू बैक आप कमेंट्स देखेंगे कांग्रेस के अगेंस्ट में चल रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस भी सेम टेक्निक्स जो है अप्लाई करती है। तो ये लोग जो है लोगों को रखते हैं, जॉब पे रखते हैं कि वो जो है उनके फेवर में जो है कमेंट्स हुए। ओके, इसीलिए आप इतना जो है फ्लडेड देखते हैं कमेंट्स जब भी कोई वायरल न्यूज़ आती है। ओके, इसके बाद जो है तो इस तरीके से हमारी प्राइवेसी जो है एकदम एट स्टेक है। और फॉर सिटीजन्स देखा जाए, डिजिटल मीडिया आर कैरियर ऑफ इमेजेस एंड साउंड। ओके, तो जो है अब जैसे कि अब देखो जो व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस है तो कितनी जल्दी जो है सर्कुलेट होता है। ओके, इमेजेस जो है जल्दी सर्कुलेट होती है रेदर देन दैट एनी टेक्स्ट मैसेज। ओके, तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो फेक न्यूज़ ही होती हैं। तो आप अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो पहले उसका जो है फैक्ट चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिना फैक्ट चेक करे आप उस पे ना जाओ। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे कि बादशाह करके एक था अभी सिंगर, तो उसने जो है लाइक्स जो हैं, ओके, यूट्यूब पे लाइक्स जो हैं उसने बाय कर लिए थे एक कंपनी को पैसा देकर। तो इस तरीके से लोग लाइक्स भी बाय करते हैं कि अपना वायरल में आने के लिए। ओके, सो रेगुलेशन एंड इंडिपेंडेंस पे हम आते हैं। शुड देयर बी अ गेट कीपर टू बैलेंस एपेटाइट फॉर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी? आंसर इज़ यस, हाँ, होना चाहिए। गेट कीपर होना चाहिए रेगुलेशन के लिए, लेकिन सर्विलांस के लिए नहीं होना चाहिए। सो लॉन्ग एज इट इज़ कम्प्लीटली एंड जेन्यूनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आता है। ओके, इसमें क्या है कि पार्लियामेंट्स में चला ये 2018 में, बट इस पे मोर अबाउट कंट्रोल और सर्विलांस के बारे में ज़्यादा बात था रेदर देन प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। प्रोटेक्शन ऑफ डेटा मतलब कोई कंपनी हमारा डेटा ना ले ले और हमारा ये ना देख सके कि हमारा, जैसे कि ज़्यादातर ये जब डेटा चोरी होता है तो कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए लेती कि किस तरीके का लोग देख रहे हैं, उसी किस तरीके के लोग चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्ट बेसिस पे कंपनीज वर्क करती हैं, उनके कीवर्ड्स देखती है कौन कौन से हैं, तो उस पे ये लोग ज़्यादा वर्क करते हैं और इसी पे जो है फिर पूरा उनका प्रोजेक्ट्स आगे के रहते हैं। सेक्शन 35 है विच प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट विद अनफेटर्ड एक्सेस टू पर्सनल डेटा। गवर्नमेंट जो है आराम से पर्सनल डेटा पे जो है देख सकती है। निगेट्स द 3 टेस्ट ऑफ लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी गिवन्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से सेक्शन 35 जो है ये चीज़ प्रोवाइड करता है। सो बिल ऑल्सो अलाउज स्टेट और प्राइवेट पार्टीज़ हैं टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट। हमारा बिना कंसेंट लिए हमारा पर्सनल डेटा ले सकती है। एंड सच ब्रॉड एग्जेम्पशन वुड नॉट ओनली ओपन द फ्लड गेट्स, और हम उसको मतलब वो मिसयूज भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके, सो ओनली एन internet ambassador with expert on cyber, internet laws, IT, data management, data science, data security can be an effective antidote कि जो unregulated technological disruption हो रहा है। तो इस तरीके से इन सब को आना पड़ेगा, ऐसा लॉ क्रिएट करना पड़ेगा कि जो केवल कंट्रोल और सर्विलेंस पे नहीं बल्कि प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, अभी गवर्नमेंट इसके फेवर में नहीं है, बट ऐसा आना चाहिए कि हमारा डेटा जो है मिसयूज ना
हो और हम प्रोटेक्टेड रहें। अब आते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस पे, एंड इट इज़ पेंडेमिक, पॉवर्टी एंड फ्रीडम। सो देखो, दादा भाई नौरोजी जी के टाइम से जो है हमारे यहाँ पॉवर्टी पे जो है बहुत बात चलने लग गई थी, एंड ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने एस्टिमेट दिया था पॉवर्टी इन 1877। उनके पेपर में पॉवर्टी इन इंडिया, सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन दिस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा भी जाता है एमसीक्यूज वगैरह में। तो इसमें क्या था, ये जो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आता है, ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। और इन्होंने जो है इस पे ये डेटा पूरा करा था कि पॉवर्टी कैसी है इंडिया में इस टाइम ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ठीक है, तो और नॉट जस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो फ्रॉम द लाइफ ऑफ द पॉवर्टी। ओके, उन्होंने ये कहा कि जो फ्रीडम है हमें ब्रिटिश रूल से नहीं बल्कि हमें पॉवर्टी से भी चाहिए, एंड द आइडिया कॉन्टिन्यूज एज अ थ्रेड। ओके, इस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स वगैरह ने उसको एक आइडिया लेके चला। इवन अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी के अंत्योदय की जो स्पीच थी और लेटर इन द रिपोर्ट्स ऑफ द जो प्लानिंग कमेटी की भी जो रिपोर्ट्स थी, उसमें जो है इस चीज़ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। जो अब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने डिड नॉट लुक एट द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये इन्होंने ये नहीं सोचा था कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ये दो अलग चीज़ हैं, और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से अलग होना ये अलग चीज़ है। उनका ये सीधा सीधा ये मतलब था कि अगर ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल गया तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी भी चली जाएगी, और हम लोग फिर से एक सोन चिड़ैया गोल्डन बर्ड की तरह जो है हम लोग हो जाएंगे। ओके, सो आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इमेंसिपेशन ऐसा प्री कंडीशन था हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लाने का, और यही चीज़ जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बोली थी कि फ्रीडम स्ट्रगल का तभी मतलब है जब हमारा हर एक तबका, हर एक समाज का हर एक तबका उस चीज़ को एंजॉय कर सके। इसीलिए उन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ जो है उन्होंने अनटचबिलिटी को भी हटाने के लिए बोला था। ओके, और इसके कारण उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े स्टेप्स भी लिए थे। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें भी रिफ्लेक्टेड है आर्टिकल 13(7) में कि फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, और ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एज वेल एज द इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर इक्वालिटी इन एसेट्स होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस फॉर ऑल सिटीजन, सभी को मिलना चाहिए। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ओके, दे वांटेड टू फ्री इंडिया किस चीज़ से? एक्सप्लॉयटेशन से, पॉवर्टी से, इनइक्वालिटी से। ये केवल मॉनेटरी टर्म में नहीं था, बल्कि एजुकेशन के फॉर्म में भी था, हेल्थ के फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यूट्रिशन। ओके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत यूज़फुल होगा। ये ऐसे में भी आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज ये टॉपिक आप जो है जैसे ही GS1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप इसको ईजिली जो है हैंडल कर सकते हैं। सो पुअर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन द अर्ली डिकेड्स मीन्स दैट ग्रोथ वॉज सीन एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ओके, पहले क्या था, अर्ली स्टेट में क्या था कि हमारा ग्रोथ ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रेदर देन पॉवर्टी एलिवेशन। ओके, उसके बाद लेट 60s में ये आया गरीबी हटाओ, भाई इंदिरा गांधी जी ने चलाया था ये गरीबी हटाओ आंदोलन। फिर जो है तब जाके इसको कहीं एक मोमेंटम मिला था फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। फिर 1970 ऑल्सो सॉ इनिशिएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत सारे आए, और इससे क्या हुआ, इवन द स्कीम्स इन तमिलनाडु और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ये सब भी आई। सो एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियन 7.5 टाइम्स जो है दैट इन 1950। अभी क्या है 1950 के कंपैरिजन में करा जाए तो अभी जो है 7.5 टाइम्स हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। ओके,
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम द सो कॉल्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जिसको 3 to 4% कहा जाता था, उससे भी हम 7% पे आ गए हैं। तो इस तरीके के हमारा जो है ग्रोथ पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं। एंड द एक्सलेशन इन ग्रोथ आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 जो है, ये जो है इसमें क्या आया, ग्रोथ तो आई बट इनइक्वालिटी भी आई। विद लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन एसेट्स में भी इनइक्वालिटी देखने को मिली, एज वेल एज लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देखने को मिली आफ्टर दिस लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह जब आए थे। सो लास्ट ऑफिशियल एस्टिमेट कब करा गया था, 2011-12 में किया गया था, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 22% ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन। एंड इसमें दिखाया था कि कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है, बट उसके बाद जो है जो अभी तक जो है 2017-18 में भी हुआ था ये सर्वे, बट उसकी रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करी गई बिकॉज कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं नेग्लिजेंसी हो कि एक पावर्टी एलिवेशन कहीं ना कहीं दिख जाए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण जो है उस रिपोर्ट को रिलीज़ ही नहीं करा गया। तो सक्सेस इन पावर्टी रिडक्शन वॉज एज मच ड्यू टू फास्टर ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम के कारण ही हुई थी। ओके, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जैसे मनरेगा हो गया, फॉरेस्ट राइट एड, राइट टू एजुकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, एज वेल एज द फूड प्रोग्राम, जिन्होंने पावर्टी एलिवेशन को जो है पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा एक ये अप्रोचेस थी बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर एंड फ्रीडम्स फ्रॉम पावर्टी इज ऑल्सो मीन्स टू इन्हेंस द एबिलिटी, जिससे कि जो है लोगों के बीच में जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बना रहे और लोग न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, उनको ये सारी फैसिलिटी मिल सके। ओके, और जो है एक कभी भी कास्ट, क्लास और रिलीजन के बेसिस पे उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, दैट मीन्स द रियल जो है पावर्टी एलिवेशन है। एंड सो दीज वर द थिंग्स वर देयर एंड थैंक यू फॉर watching.